तसव्वुर करें, अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को पनाह दी, अपने घर में जगह दी और कुछ अरसे बाद वही शख्स आपको आपके ही घर से बाहर धकेलने लगे, तो आपका ऐसे एहसान फरामोश के बारे में क्या ख्याल होगा। ये बदकिस्मत कहानी है फलस्तीन की, एक ऐसी जमीन की जहां वादे तो हुए मगर पूरे ना हुए, जहां फैसले तो हुए मगर असल मालिक से कभी राय ना ली गई। ये कहानी है एक सदी के धोखे, साजिशों और कुर्बानियों की। खिलाफत उस्मानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अरब कबाइल ने बरतानिया के साथ इत्तेहाद किया। बरतानी अफसर लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरबों को यकीन दिलाता रहा कि अगर वो खिलाफत के खिलाफ उठेंगे तो जंग के बाद उन्हें आज़ाद रियासतें मिलेंगी। लेकिन हकीकत ये थी कि 1916 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा हो चुका था, साइक्स-पीकोट एग्रीमेंट। इस मुआहिदे के तहत अरब सरजमीन को बरतानिया और फ्रांस ने आपस में बांटने का मंसूबा बनाया। नक्शे पर लकीरें खींच दी गईं, कौन सा इलाका बरतानिया के ज़ेर असर होगा और कौन सा फ्रांस के। अरबों को आज़ादी नहीं मिली बल्कि ग़ुलामी का नया दौर शुरू हुआ और फ़लस्तीन इन्हीं लकीरों के बीच फंस गया। पहली जंग अजीम ख़त्म हुई 1918 में। खिलाफत उस्मानिया शिकस्त खा चुकी थी और उस शिकस्त के बाद 1920 में होने वाली सैन रीमो कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को बरतानिया के मातहत कर दिया गया। लीग ऑफ नेशंस ने 1922 में उस फैसले को बाकायदा हैसियत दी जिसे ब्रिटिश मानदेत फॉर पैलेस्टाइन कहा गया। यूं फ़लस्तीन खिलाफत के हिस्से से निकलकर बराह रास्त बरतानिया के कब्जे में चला गया। यहाँ सवाल ये है, अरब कहाँ थे? अरब रहनुमाओं ने खिलाफत के बजाय बरतानिया का साथ दिया। शरीफ हुसैन और उसके बेटे फैसल व अब्दुल्ला ने आज़ादी के ख्वाब में बरतानिया से हाथ मिलाया, लेकिन नतीजा ये निकला कि शाम फ्रांस के पास गया, इराक को फ़लस्तीन बरतानिया के पास। अरब बादशाह बने ज़रूर मगर बरतानवी इजाज़त से, और इसी दौर में बरतानिया ने 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन नाफिज किया जिसमें यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी वतन का वादा किया गया था। फ़लस्तीनी अवाम से कोई नहीं पूछा गया और ये वो लम्हा था जब उनकी सरजमीन पर अजनबी आबादकार उतरने लगे। बरतानिया के ज़ेरे साया फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारों की आमद तेज़ हो गई। यूरोप से हज़ारों यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन आते रहे। ज़मीनें खरीदी गईं या ज़बरदस्ती ले गईं। फ़लस्तीनी किसान और कबाइल बेक वक्त गुस्से और बेबसी में थे। फिर आई दूसरी जंग अजीम 1939-1945। यूरोप में यहूदियों पर नाजी मजालिम हुए, लाखों यहूदी कत्ल हुए और उसका बोझ भी फ़लस्तीनियों पर डाल दिया गया। जंग के फ़ौरन बाद 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तक़सीम का मंसूबा पेश किया। UN पार्टीशन प्लान के मुताबिक ज़मीन का 55% हिस्सा यहूदी रियासत को दिया गया और सिर्फ 45% फ़लस्तीनियों को। हालांकि इस वक्त यहूदी फ़लस्तीन की कुल आबादी का 1/3 भी नहीं थे। फ़लस्तीनियों ने इस तक़सीम को मुस्तरद किया। अरब दुनिया ने भी मुखालफत की, लेकिन मगरबी ताकतों ने करारदाद पास कर दी और यूं फ़लस्तीन एक और धोखे का शिकार हुआ। 1948 अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम के 1 साल बाद यहूदी क़यादत ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अरब रियासतों ने मुखालफत में फ़ौजें भेजी, लेकिन जंग चंद ही महीनों में इसराइल के हक़ में पलट गई। जदीद हथियारों से लेस इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग को फ़लस्तीनी अवाम निकबत यानी तबाही कहते हैं। तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी अपने ही घरों से बेदखल हुए। सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए और लाखों लोग उर्दन, लुबनान और शाम के कैंपों में पनाह गज़ीन बन गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1967 में एक और जंग हुई जिसे 6 रोज़ा जंग कहा जाता है। इसराइल ने मगरबी किनारे, गज़ा, गोलान और मशरक़ी यरूशलम पर कब्ज़ा कर लिया। ये वही सरजमीन थी जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में फ़लस्तीनी रियासत के लिए मखसूस किया गया था। 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मशरक़ी यरूशलम, मगरबी किनारा और गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 242 मंजूर की
जिसमें कहा गया कि इसराइल कब्जा की गई ज़मीन छोड़ दे और फ़लस्तीनी अवाम को अपनी रियासत का हक मिले। मिस्र और उर्दन ने इस करारदाद को कबूल किया। फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा तंजीम PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त यासिर अरफात की क़यादत में थी। इब्तिदा में उन्होंने करारदाद 242 को तस्लीम नहीं किया और मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन 1988 में यासिर अरफात ने बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद 242 को बुनियाद बनाकर 2 रियासती हल कबूल कर लिया। बाद में उन्हीं की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी, जिसके बाद महमूद अब्बास अबू माज़िन ने भी इसी मौक़िफ़ को जारी रखा। पाकिस्तान समेत बेशतर मुस्लिम ममालिक ने हमेशा उसूली तौर पर यही कहा कि फ़लस्तीन की सरहदें 1967 से पहले वाली पोजीशन पर बहाल होनी चाहिए, मगर इसराइल ने करारदाद पर अमल करने से इनकार किया और ताकतवर मुल्कों ने सिर्फ कागजी बयानात दिए। 1967 के बाद इसराइल ने ताकत के बेदरीग इस्तेमाल का आगाज़ किया। फ़लस्तीनी अवाम पर फ़ौजी कब्ज़ा, घरों की मसमारी, औरतों और बच्चों पर पाबंदियाँ और गज़ा को खुले जेल में बदल देना, ये सब रोज़मर्रा का मामूल बना दिया गया। उन्हीं हालात में फ़लस्तीनी अवाम ने अपनी मज़ाहमती तहरीकें खड़ी की। उन्हीं में से एक तंजीम थी हमास, जो काबिज़ ताकत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की अलामत बन गई, मगर जवाब में इसराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बमबारी, नहत्ते शहरियों की शहादतें, अस्पताल और स्कूल तबाह। दुनिया ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने चीख कर कहा, ये जंगी जराइम है। दुनिया भर में अवाम ने मुज़ाहरे किए और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इसराइल की बर्बरियत को शदीद अल्फाज में मज़म्मत मिली, लेकिन ताकतवर मुमालिक खामोश तमाशाई बने रहे। फिर 2020 में अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक नया बाब खोला। इसने इसराइल और चंद अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाने का मंसूबा बनाया। ये मुआहदे कहलाए इब्राहिम अकॉर्ड्स। कहा गया कि ये अमन के मुआहदे हैं। मकसद बताया गया कि खित्ते में जंगें खत्म होंगी, मईशत तरक्की करेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। ये मुआहदे बराह रास्त फ़लस्तीनी अवाम को नज़रअंदाज करके किए गए। न उनकी राय ली गई, न उनकी जद्दोजहद का एहतराम किया गया। यूं लगने लगा जैसे फ़लस्तीन का मसला ताकतवरों के दरमियान सौदेबाजी का एक पुराना बाब है, जिसे बगैर फरीक़े असली के ही बंद कर दिया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरैन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। दुनिया ने उसे अमन का कदम कहा, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये एक नए ज़ख्म के मुतरादिफ था। वो और भी ज़्यादा तन्हा हो गए और अब व्हाइट हाउस में एक ताज़ा प्रेस रिलीज सामने आई है। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अमन की बात की, लेकिन ये अमन भी एक नामुकम्मल अमन है। इसमें ना फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र है, ना मकबूजा इलाकों की वापसी का। सिर्फ ताकतवरों की मर्जी है, सिर्फ इसराइली सलामती की ज़मानत है और फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ एक बार फिर गायब है। तो सवाल ये है, क्या यही अमन है या ये भी ताकत के खेल का एक नया पर्दा है? एक सदी गुजर गई, मुआहदे बदलते रहे, सरहदें खींची गई, जंगें हुई, लेकिन क्या कभी किसी ने उन लोगों से पूछा जिनकी ज़मीन थी? क्या कभी फ़लस्तीनी अवाम को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का हक मिला? या फिर ये सब कुछ अरब बादशाहों, मग़रिबी ताकतों और इसराइल के मफाद में तय होता रहा? सवाल यही है, फ़लस्तीन की तकदीर का मालिक कौन है? खुद फ़लस्तीनी या वो ताकतें जो हमेशा उनके मुस्तक़बिल पर मुहर लगाती रही हैं?